बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मुझे बहुत सारे कॉलर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके बड़े पुराने प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अब डॉक्टर साहब को नए प्रोग्राम उन्हीं मौज़ूआत पे करने चाहिए। तो चुनाचे मैं बड़ी ओपन माइंडेड हूँ और बड़े फराख दिल से तनकीद भी कबूल करता हूँ और अच्छी सजेशन हो तो हमेशा मैं उसको वेलकम करता हूँ। तो मैंने भी सोचा, मैंने फिर पुराने प्रोग्राम्स देखे और ख़ुसूसन मेरे एक कॉलर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चारा जात और ख़ास तौर पे जब हम आपके चारे देखते हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त वो दिए हुए हैं खरीफ के, आजकल चूँकि मौसम खरीफ है तो खरीफ के चारा जात के बारे में वो कह रहे थे कि जी बेशुमार चारा जात के आपके प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हमें अब एक एक चारा को प्लीज़ लेके उसको ज़रा जदीद उसमें इंफॉर्मेशन दें और ख़ास तौर पे आपके पुराने प्रोग्राम्स में ये जिक्र नहीं है कि इससे कितने मन फी एकड़ चारा हासिल किया जा सकता है। तो मेरी जान, मैं सही आपने पॉइंट आउट किया। तो सबसे पहला चारा जात में आजकल जो है, चूँकि मई जून जो होता है ना, मई जून में स्कार्सिटी होती है, कमी वाक़ई हो जाती है चारा की। इसी तरह अक्टूबर नवंबर के महीनों में भी चारे की कमी होती है और उनको काबू पाने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए ऐसे चारा जात की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा चारा जिनसे हासिल किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं एक निहायत उम्दा जानवरों के लिए और बड़े रग़बत से वो खाते हैं और ये आम तौर पे जहाँ ज़राअत हमारे पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और दूसरे केपीके में और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जहाँ ज़राअत हो रही है, वो सोरगम या चरी या ज्वार, ये निहायत मुफीद चारा गर्दाना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। उनको हम जब देखते हैं ना तो इनमें कुछ 7 से लेके 10% तक प्रोटीन होती है और ज्वार चूँकि गर्मी और खुश्की दोनों को बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए ये हमारे अक्सर इलाकों में इसको ग्रो किया जाता है। और इसका ग्रेन्स जो होते हैं ना, यानी गल्ला जो है, ग्रेन्स उनको गल्ला कहा जाता है, ये दाने हैं, वो हमारी मुर्गियाँ उनकी बेहतरीन, उनकी मरगूब ग़ज़ा है, उनकी खुराक के तौर पे उनको दी जाती है। और भी परिंदे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो ज्वार का काफ़ी बड़ा अंसर उसमें होता है। तो हमारे यहाँ चारा के लिए मैं आपको कोई 5 अक़साम आज चारा की बता रहा हूँ और सबकी बताऊँगा कि कितनी कितनी पैदावार आप इनसे हासिल कर सकते हैं एक साल में। मेरी जान, पहला है JS 2002। JS 2002 ये हमारा एक फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सरगोदा में। मेरे दोस्त होते थे चौधरी अब्दुर्रहमान,
किसी ज़माने में, अब तो रिटायर्ड हुए भी उनको काफ़ी अरसा हो चुका होगा। अल्लाह करे कि उनकी वो बाहियात हों और ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हों। वो उन्होंने भी बहुत काम किया। अब वो उन्हीं के जो हाथों के पौधे हैं लगे हुए, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं, और वो भी रिसर्च करते करते उन्होंने JS 2002 ये मुतारिफ कराई। और बड़ी कद्दावर ये चारा है, और बड़ा शीरीं और बहुत अच्छा चारा गर्दाना जाता है, और इसकी देर तक ये सब्ज रहता है। और ये समझ लें कि 700 मन फी एकड़ तक आप एक एकड़ ये इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह एक और किस्म है, उसको कहते हैं हेगारी। हेगारी भी लंबे कद वाली वो भी है, और इसकी पैदावार 650 मन फी एकड़ तक ये होती है। और इसी तरह एक और है, वो है JS 263। JS 263 ये भी ज्वार की एक ऐसी किस्म है जो दोनों मकासद, यानी कि एक तो चारा भी इससे हासिल किया जाता है, और दूसरा ये है कि इससे बीज भी या गल्ला भी आप वो ले सकते हैं। और इसका चारा जो होता है ना JS 263 का, ये 500 मन फी एकड़ आपको मिलता है। और इसी तरह एक और है बारानी इलाके की, वो है चकवाल ज्वार, उसका नाम है। ये बारानी इलाकों में बहुत मौजू किस्म समझी जाती है, और ये मीठी भी है और ज़्यादा देर तक ये सब्ज रहती है ये फसल जो है, और जानवर इसे शौक से खाते हैं। और इसकी अलबत्ता पैदावार 450 मन फी एकड़ है। इसके बाद एक और है ज्वार 2011। ज्वार 2011 जो है, ये भी सरगोदा ने ही मुतारिफ कराई, और ये भी कद्दावर है, मीठी किस्म है, और इसके सब्ज चारे की तो पैदावार ये जितने भी दूसरे चारे हैं ना, जो किस्में मैंने बताई हैं आपको, हेगारी और दूसरी वाली, इन सबसे ज़्यादा है। कितनी भला? 720 मन फी एकड़ वो इससे चारा हासिल होता है ज्वार 2011 से। और अलबत्ता ये डुअल पर्पस है ना, मैंने कहा सीड भी इससे ले सकते हैं। कितना? बीज या गल्ला वो अगर लेना है तो 30 मन फी एकड़ इससे पैदावार हासिल होती है। और इनमें बीमारियों की क़ुव्वत काफ़ी इसमें होती है, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़ वो काफ़ी होती है, और जानवर इसे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो ये था। अब रहा इन आपने चरी या ज्वार जब लगानी है तो कैसे, मौसम कैसा चाहिए होता है। इसके लिए चूँकि ये गर्मा की यानी समर क्रॉप है, खरीफ की है, और पंजाब की और दूसरे सिंध और KPK में भी आबो हवा जो है ना इस फसल के लिए निहायत मौजूद है। और इस फसल में चूँकि मैंने पहले बताया कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, खुश्क साली का मुकाबला करने की सलाहियत होती है इसमें, इसलिए ये पंजाब के और दूसरे इलाके जहाँ इरिगेटेड है और बारानी दोनों में ये क्रॉप कामयाबी से काश्त की जा सकती है। जहाँ तक रहा कि इसकी ज़मीन को कैसे तैयार करना है, ये है कि ज्वार जो है ये हल्की कलाठी ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको ज़मीन पता किस तरह चाहिए। एक तो भारी महरा ज़मीन चाहिए, और जहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी का निकास जो होता है या ड्रेनेज है वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है।
और ज़मीन की तैयारी के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आम 2-3 दफ़ा आप हल चलाएं, उसके बाद प्लैंकिंग सुहागा करके ज़मीन को नरम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, और उसको फिर प्लैंकिंग जब करेंगे या सुहागा करेंगे ना, तो वो बिल्कुल हमवार हो जाएगी। और हमवार ज़मीन इसका होना अच्छी पैदावार का ज़ामन होता है, याद रखें। और अगर पिछली मट्टी पर आप पिछली फसल है कोई लगी हुई थी और उसको आपने उसको उसकी स्टबल्स या उसकी जड़ें वो ख़त्म करनी है, तो बेहतर है कि मट्टी पलटने वाला हल जो है ना वो पहले तो चला, लेकिन इसके लिए आपने मट्टी पलटने वाला हल नहीं चलाना, बल्कि एक दफ़ा या हो सके तो एक दफ़ा मल्टी पलटने वाला हल और 2 दफ़ा कल्टीवेटर चलाकर उसे नरम और भुरभुरा कर सकते हैं। अगर मुड वगैरह हो ना साबका अगर फसल के, इसलिए उसको दूर करने के लिए मैंने कहा मट्टी पलटने वाला हल, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट। अगर अच्छी ज़मीन तैयार करनी है तो वैसे भी करना चाहिए, पहले मल्टी पलटने वाला हल चला लेते हैं अगर टाइम है आपके पास तो सोइंग के लिए, और दूसरे फिर आम हल कल्टीवेटर चला के तो आप ज़मीन को या एक दफ़ा रोटावेटर उसमें चलाएंगे तो बेहतरीन ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। रहा वक्त काश्त, तो ये जो है ना ये चारे वाली किस्में, ये याद रखें आपने, दाने तो नहीं लेने, जो चारा लेना है तो ये मार्च से लेके अगस्त तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं। और जो बीज वाली है वो नहीं मार्च में, नो वे, वो आपने जुलाई में उसकी काश्त करनी है। जिससे आपने गल्ला लेना है या बीज लेना करना है, 30 मन मुझे सीड चाहिए, बीज चाहिए या गल्ला चाहिए, तो वो जुलाई में गल्ले के लिए जो काश्त करेंगे ना फसल, वो जुलाई में करेंगे। बाकी रहा कितना सीड चाहिए दरकार है, तो जो होता है ना चारे में हमेशा ज़्यादा सीड हम डालते हैं। कितना वाला 32 से लेके 35 किलोग्राम बीज चाहिए होता है, और इसके लिए चारे के लिए। लेकिन दानों के लिए ये समझ लें कि कोई 6 से लेके 8 किलोग्राम सेहतमंद बीज अच्छा मिल जाए तो वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है वो। और उसमें कोशिश करें कि लाइनों में लगाएं, और लाइनों में लाइन से लाइन का फासला कितना होना चाहिए, वो 1 फुट रखें। 1 फुट में लाइन से लाइन का फासले में बुआई करेंगे ना, उससे बहुत सारे, और कटाई में भी बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी वो आसानी से बंदा कर लेता है, और भी जो भी लवाजमात होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो बीज के लिए फसल, ये तो मैं 1 बाई 1 फुट कहा ये किसके लिए, चारे के लिए। लेकिन जो आपने सीड के लिए सोइंग करनी है और ड्रिल के ज़रिए करनी है, आपने छट्टा नहीं मारना, और उसमें आप कोई 1.5 से 2 फुट का फासला कतार से कतार का, यानी रो टू रो, वो रखें। और इसके बाद देखना होता है अगर बहुत ज़्यादा हो ना, जब सीड के लिए लेना है तो हम लोग उसकी छिद्राई करते हैं, थिनिंग आउट करते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पौधे होते हैं ना वो निकाल देते हैं, बीच में से ज़्यादा निकालते जाते हैं, क्योंकि इनका बाहमी जो फासला ना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो 6 से लेके 8 इंच तक होना चाहिए, फिर बड़ा अच्छा सीड आपको मिल जाएगा। और बारानी इलाकों वाले जितने ज़मींदार हैं वो याद रखें कि वत्तर की कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए आप बीज वाली फसल की काश्त करें। अगर वत्तर है तो उसमें, अगर खुश्क है उसमें ना करें प्लीज़, ठीक है। और उसी में शरा बीज भी हम उसी तरह उसी निस्बत से रख लेते हैं। बाकी रहा कि खादों का इस्तेमाल इनके लिए क्या है,
क्योंकि ज़ाहिर है पैदावार जब आपने लेनी है, और ख़ास तौर पे मैंने बताया ना 720 मन फी एकड़ जो पैदावार लेनी है 2011 वाली, तो चाहेगी कि मुझे फर्टिलाइज़र दिया जाए। तो चारे वाली फसल के लिए 2 बोरी मैं समझता हूँ कि नाइट्रोफास और आधी बोरी इसमें एसओपी वो डाल लें, या फिर 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी एसओपी, ठीक है, और ये डाल लें। और जब दूसरा पानी लगाएंगे ना, उस वक्त आपने आधी बोरी यूरिया लगा देनी है। पहले पानी में नहीं, पहले पानी भी जो है वो 20-21 दिन, आपको सारा बताता हूँ आपाश कैसे करनी है। अगर फसल की हालत अच्छी हो तो दूसरे पानी के साथ ना यूरिया के इस्तेमाल में बचत भी की जा सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें बहुत अच्छी हालत में पहले से ही ठीक उगाई है तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ज़ाया करने की। बारानी इलाकों में तमाम खाद जो है, याद रखिए ये जो पानी वाली है ना, ये आपाश इलाकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपाशी जहाँ करनी है, और इवन बारानी इलाकों में भी ट्यूबवेल हैं या दूसरा, और पानी जब देना है, पानी लगाना है तो उस वक्त आप भले डालें, लेकिन बारानी इलाकों में सारी की सारी खाद जो होती है ना, वो याद रखें आपने बुआई के वक्त, यानी जब इसकी सोइंग करते हैं ना, उसी का ज़मीन की तैयारी के वक्त ही वो डाल देते हैं। ये तो मैंने खादें बताई जो आपने ये चारा के लिए वो इस्तेमाल करनी है। और बाकी जो बीज वाली फसल है उसके लिए 1 बैग आप डीएपी का डालेंगे और 1 बैग एसओपी का ज़रूर डालना है। और उसमें भी आप दूसरा पानी जब डाल देंगे ना, तो आधी बोरी यूरिया ज़रूर डाल लें, उससे बड़ी अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बाकी आपाशी जो या इरिगेशन जो है, ये याद रखें ज्वार की फसल को ना 2 से लेके 3 पानी दरकार होते हैं। पहला पानी कब? बुआई के कोई 21 दिन बाद, यानी 3 हफ्ते बाद। और वो भी देख लें, हस्बे ज़रूरत दें, ये ना वो बारिश हुई हुई है तो आप फिर पानी कहीं, जी डॉक्टर साहब ने तो कहा था 3 हफ्ते बाद देना है, तो अगर बारिश बीच में हो जाए तो फिर नहीं देना। लेकिन अगर बारिश ना हो और आम हालत हो तो आप 3 हफ्ते बाद पहला पानी आपने लगाना है। और बीज वाली जो फसल है उसको दाना बनते वक्त पानी की कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जिससे आपने ग्रेन लेना है, वरना पैदावार जो है ना वो उसका वो मेयार नहीं रहेगा, वो सुकड़ा सा होगा, सही मेयारी बीज नहीं आप उससे या चारा वो ग्रेन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जब दाना बन रहा हो, दाना बनते वक्त पानी की कमी नहीं होनी देनी, और उस वक्त आपने पानी ज़रूर लगाना है। और चारा वाली फसल जो है ख़ास तौर पे जो 3 फुट से अभी कम ही होती है, और हम देखते हैं कि पानी की कमी का शिकार तो नहीं हो गई, तो वो एक तो वो देखते हैं, और उसमें पानी की अगर कमी हो तो वो जो चारा होता है ना, वो जानवरों को नहीं खिलाना। अगर खुश्क ज़मीन से आपने चारा काटना हो, अगर 3 फुट की से कम हो, थोड़ा छोटे छोटे अगर काट के, या वैसे ही जानवर चला जाएगा ना, तो अगर छोटे फसल है और खुश्क है और पानी नहीं लगा हुआ तो वो नुकसानदेह है, वो एक जहरीला मादा होता है, जहर होता है उसके लिए, और बहुत सारे जानवर को मैंने मरते देखा है। तो इसलिए ये बड़ा ख्याल रखना है। और 3 फुट से कम हो तो वो आपने जानवरों को हरगिज़ नहीं खिलाना, क्योंकि इस हालत में इसमें एक जहरीला मादा मैंने बताया ना क्या होता है, वो होता है साइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अल्लाह अकबर, इतनी जहरीली चीज़ है साइनाइड
या साइनिक जो एसिड है हाइड्रो के आज तक किसी ने उसका जायका नहीं चखा। जिसने चखा था तो वो उसी वक्त मर गया था। एस सी उसने लिखा था। एस से स्वीट भी हो सकता है, एस से सोर भी हो सकता है, कड़वा भी, मतलब खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तो ये इतनी जहरीली चीज़ है और उससे जानवर वो मर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पानी लगा के फिर आप जानवरों को आप खिलाएं। और मोटी फसल का चारा खिलाने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। इस सूरत में ख़ास तौर पे भूसा वगैरह उसमें ज़रूर शामिल कर लें कि कोई और या कोई और सब्ज़ चारा वो भी इसके साथ मिलाया जा सकता है। ये मैं चूँकि मुझसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जानवरों के आते रहते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी रहा कि बीज वाली जो फसल है उसमें जड़ी बूटियाँ, उनका तदारक वो मेरे प्रोग्राम्स भी देखते रहें। जड़ी बूटियों के लिए जो मैंने ख़ास तौर पे सोइंग से पहले या उगने से पहले जो स्टॉम्प का वो इस्तेमाल करते हैं, उससे जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह नुकसानात जो बीमारियों के दूसरे वो मैं अलग से प्रोग्राम्स में दूंगा कि जो जो बीमारियां होती हैं, जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन चारा वाली को ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश भी नहीं करनी ज़्यादा स्प्रे वगैरह करने की, क्योंकि जानवरों को आपने खिलाना है तो वो सेहतमंद तभी रहेंगे कि वो ये अगर वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि ख़ास तौर पे अगर आपने इन जानवरों को खिलाना भी है और अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों के हमलों से पाक रखना है तो वह निम्बोली का और कोड़ तुम्बे और इसी तरह जो होती है ना हरी मिर्च बड़ी कड़वी, उसका मैं आपको बताऊंगा और साथ उसमें लहसुन भी डाल लेते हैं। वो एक पेस्ट बना के या उसका चटनी बना के उसमें पानी डाल के उसको भून के और उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डालते हैं और वो स्प्रे कर देते हैं। ताकि सर्फ इसलिए डालते हैं ताकि उनकी पत्ते हैं उनकी तह उनको वो इस चीज़ की नीम वगैरह की और कड़वाहट वो उसके ऊपर तय रहे और जो ही कोई रस चूसने वाला या वैसे दूसरा च्यूइंग टाइप जो काटते हैं फसल को, पत्तों को, वो जब उनका हमला होता है तो वो खाते नहीं है फिर, क्योंकि वो कड़वा होता है उससे। तो ये कुदरती और भले आपने अगर निम्बोली का और कौड़ तुम्बे का या हरी मिर्चों का अगर स्प्रे किया भी हो तो उसके बाद आप बेशक आराम से आप चारा वो काट के फसल आप अपने आराम से अपने जानवरों को खिला सकते हैं। और बाकी रहा कि इनको कटाई कब करनी चाहिए, याद रखें ज्वार की आपने कटाई जो बेहतरीन वक्त है जब इसके फूल निकलते हैं ना, तो 50 मीन्स के आधे फूल निकले हुए हों और तो उस वो समझे बेहतरीन इसका वक्त होता है कटाई का। उस वक्त आप चारे को काटें और काटने से चंद दिन पहले पानी ज़रूर लगा दें, पानी ज़रूर लगाएं और उसके बाद चंद दिन पहले उसके बाद चारे को काटें और उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपके ढोर डंगर भी ठीक रहेंगे और आपका ये फायदे वाली चीज़ है। और बाकी रहा जो बीज ग्रेन जो लेना है उसका भी आप पूछ सकते हैं वो कब करना है। वो बीज वाली फसल जो है वो नवंबर में पकेगी, नवंबर में पककर वो तैयार हो जाती है और उससे आप जो दुम्बियाँ होती हैं सिट्टे या दुम्बियाँ ही कहते हैं ना उनको, सिट्टे, उनको आप काट कर वो अलग खुश्क कर लें और खुश्क जगह पर वो उनको इकट्ठे करें और उसके बाद बहुत सारे थ्रेशर हैं उसके ज़रिए आप वो दाने अलग कर लें और उनको आप संभाल लें और बाकी जो रह जाते हैं
क्या उनको कहेंगे, जो स्ट्रॉ, वो जो पौधे हैं, वो कड़ब भी उनको कहते हैं, वो कड़ब के वो आप गट्ठे बांध कर वो रख लें, जो सर्दियों में जानवरों को खिलाने के काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये था जवार पे आज की इस नशिस्त में ताज़ा 2020। आज कितना है, 1 जून 2020। तो मैंने ताज़ा तरीन आपके लिए ज्वार की पैदावार के लिए मैंने आपका प्रोग्राम ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप YouTube पे मेरे चैनल पे देखेंगे। और प्लीज़ इसके नीचे अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें, या जो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। यार जिंदा सोहबत बाकी। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम एज यूजुअल करते हैं हदीस मुबारक पर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कमज़ोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क देता है और तुम्हारी मदद करता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।